जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशंस का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको याद होगा कि जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा फेज़ 1 है जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। हम इस वीडियो में क्या चीज़ लर्न करेंगे। आज की वीडियो में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे उनको सबको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमारी आगे इकोनोमेट्रिक्स में इस्तेमाल होंगी, तो इस वजह से इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक सोसाइटी होती है, कंट्री होती है, वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करती है। ठीक है, जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है चीज़ों की, उसकी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कंजम्पशन किस तरह से हो रही है आपकी, लोग किस तरह से चीज़ें जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं, छोटे पैमाने पे बात करते हैं। माइक्रो से ही आप जज कर गए होंगे। ठीक, एक इंडिविजुअल लेवल से मुराद है कि आप एक पर्सन के मुतालिक भी बात कर सकते हैं, एक छोटी फर्म के मुतालिक बात कर सकते हैं। ठीक है, एक फर्म की जो फाइनेंशियल जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो आपकी इसमें आ जाती हैं। तो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे पैमाने पे एक्चुअली बात कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने स्कार्सिटी को डिस्कस करते हैं। स्कार्सिटी क्या होती है कि आपके पास, सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ कि जी शॉर्टेज होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर आप इसको रिलेट करें तो शॉर्टेज ऑफ मनी भी हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए अपनी प्लानिंग करना कि किस तरह से हमने चीज़ें यूज़ करनी है, किस तरह से हमने काम करना है, ये आपका स्कार्सिटी में आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इस टाइम पे आप एक वीडियो देख रहे हैं मेरी। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते थे इस टाइम पर? आप YouTube पे अमेरिका गॉट टैलेंट देख सकते थे, अमेरिकन गॉट टैलेंट देख सकते थे, ब्रिटेन गॉट टैलेंट देख सकते थे, या कुछ और देख सकते थे। आप बाहर फिर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो जो काम आप, उस काम की जगह जो आप अभी एक्चुअली करंटली कर रहे हैं, उसके अलावा अगर जो आप काम कर सकते थे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आती है। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आपकी जो मनी है ना वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आपकी पैसे की बात डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होती है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट में आपकी पैसे की बात इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक, एग्जाम्पल से मैं अगर आपको थोड़ा सा क्लियर करूं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में मैं इस तरह से कह सकता हूं कि मुझको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया या 100 रुपीज़ का लॉस हो गया, या ये चीज़ मैंने 100 रुपीज़ में परचेज़ की। ठीक है, तो मैं इसमें बाकायदा पैसों की इन्वॉल्वमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट में मैंने कहा कि पैसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, एक इस तरह से एग्जांपल ले लीजिए कि मेरे इतने मिनट्स ज़ाया हो गए आपकी वजह से। ठीक है, या मैं ये चीज़ मिस कर गया। ठीक है, तो आप उसको मॉनिटरी उसमें लेकर नहीं जा सकते कि ये कितनी देर, कितने पैसों के, मतलब कितने पैसों का नुकसान है इस तरह से। तो जब आपकी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती इस तरह से, तो आप उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट में डालते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके 4 हैं। ठीक है, जो कि ट्रेडिशनली यूज होते हैं। वैसे तो 7 to 8 भी चले गए हैं, बट जो बेसिकली जो ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ आप कह सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, या कि ग्लोबली जिसको आप ज़्यादा हर तरह से, मतलब जो इसको मतलब
एक्सेप्ट करते हैं वो यही 4 हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका लैंड, फिर है आपका लेबर, फिर आपकी है कैपिटल और लास्ट में है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। आपकी फिजिकल स्पेस जो है ना, ठीक है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पहले पार्ट में आती है, ठीक है, लैंड में आती है, यानी कि फिजिकल स्पेस भी हो सकती है इसमें आपकी, और उस लैंड में से या उस स्पेस में से जो आप चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, लाइक कोई भी मिनरल है, चाहे वो सुई गैस है, चाहे वो सुई गैस के साथ आप उसको डायमंड्स कह लें या कोल कह लें, कोयला हो गया, ठीक है, पानी हो गया, कोई भी इस तरह के जो आपके होते हैं, जो आपके इसके अलावा जो भी चीज़ हो सकती है, जो भी ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं आप, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। फिजिकल स्पेस की जो मैं आपसे बात कर रहा था, फिजिकल स्पेस में आप इसको किसी भी उसमें लेके जा सकते हैं कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको। आप शादी हॉल वगैरह बना सकते हैं, उसमें घर बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, स्कूल्स की बिल्डिंग्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप उसको, फील्ड्स बना सकते हैं, ये खेत वगैरह के तौर पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस लैंड की उसमें आ जाएंगी, कैटेगरीज में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेबर की। लेबर आपका यहाँ पे मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे बताऊँ तो जो लोग हैं, ठीक है, जो आपके काम करते हैं वो लेबर में आते हैं। वो लोग जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो उसको किसी को उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें, उसको इस तरह से यूज़ करें कि वो आपको कोई उससे कोई गुड्स बना दें, ठीक है, या आपको कुछ सर्विसेज इस तरह से प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो लेबर आपकी इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको लेबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाता है आपका कैपिटल। कैपिटल में आपका पैसे भी आते हैं, और अगर मैं इसको पिछली चीज़ों के साथ रिलेट करूं तो आप इस तरह से देख लें कि लैंड में से जो रिसोर्सेज आपको नजर आए थे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको लेबर ने ट्रांसफॉर्म किया था, उन रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल है जिस तरह से भी कह लें, उनको गुड्स या सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म किया था लेबर ने, ठीक है। तो ये कैपिटल जो है ये उससे उन चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को परचेज कर रहा है, ठीक है, आप बाय कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जब आप इन तमाम चीज़ों को लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल को प्रॉपरली ज्वाइन करते हैं, उनको यूज़ करते हैं इस तरह से कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक। तो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर तो बड़े पैमाने पे हैं, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट लेवल पे आ जाती है, लाइक गवर्नमेंट इसको पूरा का पूरा हैंडल करती है। और अगर ये छोटे पैमाने पे है तो ये फिर इंडिविजुअल लेवल पे होगी, माइक्रो में आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये होती है, आप इस डायग्राम से देखें मेरे कर्सर से, कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं अपने गिवन रिसोर्सेज को, ठीक है, गिवन सर्कमस्टांसेस को, कि आप उससे बेहतरीन आउटपुट जनरेट कर सकें, ठीक है। और ये एक लाइन है आपके सामने, ठीक। तो इस लाइन पे जो जो चीज़ें आएंगी वो आपकी मैक्सिमम उसमें आ रही हैं, ठीक। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप कितनी लेबर यूज़ कर रहे हैं या कितनी वेल्थ यूज़ कर रहे हैं और कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर तो इस लाइन, ये जो बोल्ड है, इस बोल्ड लाइन के अंदर अगर जैसे आ जाती, जैसे ये P एक पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आप जो अपने रिसोर्सेज हैं वो कम यूटिलाइज कर रहे हैं, इस वजह से आप बेहतर प्रोडक्शन की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। या आप जो है वो एक जो आपने एक लिमिट लगाई थी, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हो सकती थी, ठीक है। तो अगर आप इससे नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसको सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और अगर आपकी वो लाइन कोई डॉट बाहर है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आप इस कर्व को कैसे बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के यूज से, ठीक है, जिस तरह से आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है। ये एग्जाम्पल भी अगर आप देखें तो ये वीट की है, ठीक। तो आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपकी बहुत सी चीज़ों की प्रोडक्शन जो है वो पहले से ज़्यादा, मतलब जो पहले एक हम कहते थे कि ये हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है इस स्पेस से, इस फील्ड से, ठीक है। और अब नई टेक्नोलॉजी से
आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट भी कर देते हैं और उनको फर्टिलाइजर इतनी अच्छी देते हैं चीज़ों को, और बाकी सारी चीज़ें इतनी बेहतर हो जाती हैं कि वो अब उनकी प्रोडक्शन और ज़्यादा हो गई है। ठीक, जहाँ पहले एक दरख्त पे, एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक दरख्त पे जहाँ पे 100 फल लगते थे, अब टेक्नोलॉजी के यूज से आप उस पर 200, 220, 250 तक इवन पहुँच चुके हैं। आपकी प्रोडक्शन 100% तक भी कहीं कहीं बढ़ चुकी है। कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपकी 400 तक प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो आप अपनी ये जो, जिस तरह की ये बोल्ड लाइन मैंने आपको बताई है, ये आप आगे कर सकते हैं इस कर्व को, अगर आप बेहतर तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और अपने सर्कमस्टांसेस जो आपकी गिवन है, ठीक है, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज की और कंपैरेटिव एडवांटेज की। आपको एग्जाम्पल से मैं इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। एब्सोल्यूट एडवांटेज में ये होता है कि कोई प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे कोई एक चीज़ को, ठीक है, इस तरह से कि उसकी रिसोर्सेज उसमें कम से कम लगे, और उसकी रीज़न ये हो सकती है कि उसके पास उस चीज़ का एक आइडियल किस्म की सिचुएशन है, ठीक है, आइडियल किस्म का एनवायरनमेंट है, आइडियल किस्म की सब कुछ चीज़ें हैं। तो जब सब कुछ चीज़ें आइडियल इतनी हैं तो उसके मिनिमम रिसोर्सेज लग रहे हैं और वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक हो गया, ये आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज में आ जाता है। मैंने क्यूबा का सुना है कि क्यूबा के जो सिगार्स वगैरह हैं, पूरी दुनिया में जितने अच्छे सिगार्स और जितनी फाइन क्वालिटी का और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो क्यूबा की है, ठीक, सिगार्स में। तो ये आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज में आ जाएगी। इसके पैरेलल अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज देखें तो यहाँ पे आप जो है, जो मतलब जो प्रोड्यूसर है वो बहुत ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, बट यस बेस्ट क्वालिटी ज़रूर प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है ट्रेड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि कंट्रीज को उन चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए जो वो या तो इजीली प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, लाइक मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, जहाँ पे उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा मतलब डैमेजिंग किस्म की ना हो। तो वो या तो इन चीज़ों पे फोकस करें ट्रेड करते वक्त, या फिर वो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि क्वालिटी वगैरह पे आ जाती है बात, ठीक है। बट मोस्टली कंट्रीज जो है ना वो एब्सोल्यूट एडवांटेज की तरफ ज़रा ज़्यादा फोकस करती हैं, जहाँ पे वो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें, ठीक है, और एक ऑब्वियसली वो एक अच्छी क्वालिटी ज़रूर हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ताकि ट्रेड में जिस टाइम पे आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट में फेंकें तो लोग जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दें। ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्कुलर फ्लो मॉडल। 5 पॉइंट्स हैं इसमें जो हमने डिस्कस किए हैं। एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है गवर्नमेंट सेक्टर, फैक्टर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स और सब्सिडी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। ये वो पार्ट ऑफ इकोनॉमी होता है जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं उसको रन कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक स्मॉल बिजनेसेस आपके हो गए, बिग बिजनेसेस भी आए उसमें ऑब्वियसली। पाकिस्तान में हाशू ग्रुप है और बहदिया है, रियल एस्टेट में अगर आप देख लें तो ये सारी की सारी जो है ये प्राइवेट सेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो वो सारी की सारी इकोनॉमी या वो बाकी सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट जिनको रन कर रही होती है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाता है, ठीक। और इसकी एग्जांपल में आपकी ये आपकी जितनी भी जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर की आती हैं, आप सिंपली इसको वो सारी इसमें आप मतलब इसमें एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। और फैक्टर पेमेंट्स की बात करते हैं कि फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं। वो पेमेंट्स जो कि आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने से पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी, 4 चीज़ें जिसमें थी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनकी जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। और पेमेंट्स में आपकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि सैलरी, रेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फैक्टर पेमेंट्स में आ जाती हैं, ठीक हो गया। ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करते हैं
तो ट्रांसफ़र पेमेंट ये होती है कि गवर्नमेंट के पास जब पैसे आ जाए ना, ठीक है, तो गवर्नमेंट किस तरह से लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। ये सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा कि गवर्नमेंट जो है वो आपको कुछ फैसिलिटी दे टाइप इस तरह की, लाइक आपको रोड बना दे, ठीक है, डैम्स बना दे, इस तरह की चीज़ें करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, सोशल टाइप के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ट्रांसफर पेमेंट में आ जाती है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपने बंदों को फैसिलिटेट कर देती है। और सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी में ये होती है कि जो गवर्नमेंट है वो पेमेंट जो है वो कुछ टैक्सेस की उसमें उठा लेती हैं, या सब्सिडी इस तरह से कर लेती है। मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है कि कुछ ऐसी मतलब मैं कुछ कंट्रीज की एग्जांपल्स में ये आ जाती है कि कुछ कंट्रीज ऐसे करती हैं कि अपनी किसी एक चाइना की एग्जांपल है कि वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वालों को उन्होंने क्या किया था, स्मॉल बिजनेसेस वालों को, कि उनकी बिजली की जो है वो फिक्स कर दी थी प्राइसेस, या बहुत ज़्यादा लो कर दी थी ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकें, ठीक है। तो सब्सिडी में आप किस तरह से भी हो सकती है, सब्सिडी में ये भी हो सकती है कि वो टैक्सेस कम कर दें, ठीक। कंट्री ये भी कर सकती है कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके लिए कुछ चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, ठीक है, तो उस इंपोर्ट पे ड्यूटी ख़त्म कर दें, तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से उस पर सब्सिडी को दे सकती है। तो सब्सिडी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो किसी भी तरीके से उनको कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड की। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। डिमांड जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे जाएगी और राइट साइड पे जाएगी, ठीक है। सप्लाई जो है वो नीचे से ऊपर जाएगी हमेशा से, इस तरह से, ठीक हो गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बात करते हैं सिंगल शिफ्ट की। सिंगल शिफ्ट क्या होता है? ये देखिए, जब आपकी डिमांड की या सप्लाई की कोई एक चीज़ या आगे हो या पीछे हो, यहाँ पे इसलिए मैंने डबल एरोज के साथ कर दिया है ताकि आपको विजिबल भी रहे ये डायग्राम। वरना अगर आप सिंपल इसको करना चाहें तो आप इसकी 4 डायग्राम्स बना दें, जिसमें आप एक में शिफ्ट कर दें, डिमांड को आगे कर दें, एक में डिमांड को पीछे शिफ्ट कर दें, ठीक है। इसी तरह सप्लाई को एक जगह पे आगे शिफ्ट कर दें और एक जगह पे पीछे शिफ्ट कर दें। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि सिंगल शिफ्ट में आपकी एक चीज़ जो है वो अपनी जगह से मूव कर रही होती है, वो आगे भी जा सकती है, वो पीछे भी जा सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, ठीक। इसके बाद हम डबल शिफ्ट की बात करते हैं। डबल शिफ्ट में ये होता है कि दोनों चीज़ें साथ जाती हैं, ठीक है। सप्लाई की भी आगे जाएगी तो डिमांड की भी इस तरह से आगे जा रही है, ठीक है। वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, ठीक है। कोई एक चीज़ अगर ज़्यादा हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक चीज़ आगे जा रही है तो दूसरी चीज़ भी आगे जा रही हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं डबल शिफ्ट में। तो सिंपल बात यही याद रखिएगा कि सप्लाई और डिमांड की दोनों कर्व्स चेंज होंगी इसमें, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन प्राइस एंड रिलेटेड गुड्स। इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल लाइन में अगर मैं आपको बताऊं कि चेंज अगर होती है प्राइस में तो रिलेटेड गुड्स पे क्या फर्क पड़ेगा, 2 चीज़ों की एग्जांपल है इसमें से, एक है सब्स्टिट्यूट्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो अगर आपकी किसी एक चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस हो जाती है ज़्यादा, ठीक है, तो बाकी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जो अदर गुड्स हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर पेप्सी की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो कोक की डिमांड जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स का एक और भी कॉन्सेप्ट है। लाइक आपकी 2 चीज़ें जो है ना वो साथ साथ जुड़ी हुई हैं, समझ लें इसमें, ठीक है। एग्जांपल इस तरह से देता हूँ 2 चीज़ों की जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट करें कि टायर्स की ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई एकदम से किसी एक रीज़न से, ठीक है। तो गाड़ियाँ रोड पे उस तरह से पे चलना थोड़ी सी कम हो जाएंगी। या मतलब ये एक दोनों चीज़ें, या मैं पेट्रोल की बल्कि ज़्यादा एग्जांपल बेहतर है कि अगर पेट्रोल की बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी तो गाड़ियाँ थोड़ी सी चलना कम हो जाएंगी ऑब्वियसली मार्केट में, ठीक है, रोड पे। तो एक ये एग्जांपल है कि आपने अपनी किसी इस तरह की एक नीड को जो है वो कंप्लीट करना है,
तो दोनों चीज़ें जो है वो रिलेट करती हैं। एक ऑथर ने इसको इस तरह से लिखा है और एक और ऑथर है जिसने कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से लिखा है कि अगर एक चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी तो बाकी चीज़ों की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। वो इस तरह से कहते हैं कि आपकी जो है वो कुछ चीज़ें, कुछ रिक्वायरमेंट्स इस तरह की लाइक मेडिसिन हो गई हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, तो वो आपकी प्राइसेस अगर हाई जाती हैं तो फिर आप अपनी कुछ चीज़ों को कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसमें मेंशन्ड है इकोनॉमिक्स में। चेंज इन प्राइस के बाद हम बात करते हैं चेंज इन इनकम में, कि अगर आपकी इनकम जो है वो चेंज होती है तो क्या होगा। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो डिमांड भी बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की। ये एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, तो आप गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मतलब आप ओवरऑल की बात करते हैं तो बाइक्स पर बिकना शुरू हो जाएंगी, गाड़ियां बिकना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप इस तरह की चीज़ों की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं जब आपके पास पैसे ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल गुड्स में आ जाती है। लग्जरी आइटम हो गए और इस तरह की चीज़ें जो है ना, ठीक है, जिसको आप कह लेंगे शशके वाली चीज़ें जो होगी वो नॉर्मल गुड्स में आ जाएंगी। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी कुछ ऐसी चीज़ों की बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं कि जब इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो ये जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है इनकी डिमांड। सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। लोग थोड़ा सा जब लोगों को पैसा आना स्टार्ट हो जाए तो लोग फिर थोड़ा ब्रांड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह की चीज़ों की तरफ, इस तरह की हल्की प्रोडक्ट जिनको कहते हैं ना, उनकी तरफ से ज़रा हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि वो फिर ब्रांड की तरफ जा रहे होते हैं या अपनी बेहतर क्वालिटी या बेहतर चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो उस तरह से इस मौके पे ऐसी चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड की, ठीक है। इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इलास्टिक डिमांड सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप उस चीज़ की प्राइस को बढ़ा दें, ठीक है, तो डिमांड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से गिर जाती है, बहुत ही बुरे तरीके से। बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये आपकी जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, कोक वगैरह, ये अगर एकदम से 15 मतलब कोई एक प्रोडक्ट करे, ठीक है, सारी ना करें, पेप्सी वाले कर दें, कोक ना करें, पेप्सी कर दे, अपनी प्राइस को 15 रुपये बढ़ा दे, 10 रुपये बढ़ा दे, तो देखें उनकी सेल्स जो है ना एकदम से जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाएंगी, ठीक हो गया। और इसी तरीके से है कि आप अगर उनकी प्राइसेस को डाउन कर दें, ठीक है, तो उनकी सेल्स जो है, उनकी डिमांड जो है वो फिर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। आप अभी भी ये देख लें कि अगर आप KFC वगैरह की बात करते हैं तो जिस दिन वो 50% ऑफ लगाते हैं या कोई इस तरह की होती है, उस दिन की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी चीज़ में इलास्टिक डिमांड में आ जाती है। इन इलास्टिक डिमांड में क्या होती है कि अगर आपकी प्राइस बढ़ भी जाए, ठीक है, तो डिमांड में थोड़ा सा इफेक्ट आता है। और इसी तरीके से अगर प्राइस गिर जाती है तो डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं आता चेंज, कि कोई बहुत ज़्यादा ख़रीदना स्टार्ट हो जाए। सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं इसमें, तो सिंपल एग्जांपल इसकी है ये आटा वगैरह जो है, फ्लोर वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये इसकी प्राइसेस बढ़ जाए तो ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किस तरह की नीड है कि लोगों ने इसको मतलब करना ही करना है, खाना ही खाना है, ठीक है। जो सिंपल मेडिसिन होती हैं उनका भी हिसाब किताब है। पैनाडोल वगैरह की जो आपकी हैं मेडिसिन वगैरह, ये तो आम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। चाय की पत्ती, ठीक है, टी लीव्स जो होते हैं, तो ये आपके इसमें आ जाती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और टूथपेस्ट इसमें आ गया, ठीक है, टूथपेस्ट भी एक इस चीज़ की एग्जांपल है कि आपकी जो टूथपेस्ट है लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आती है बात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोफिशिएंट की। इसमें हम सिंपल सी जो है बात करते हैं, इसमें हम परसेंटेज में बात करते हैं, ठीक है। जो भी चेंज आ रही है प्राइस में, डिमांड में या किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो हम परसेंटेज में बात करते हैं कि इतना परसेंट चेंज आया है, इतना परसेंट चेंज आया है, ठीक है, इतने परसेंट ऊपर आया है, इतने परसेंट नीचे आया है, तो हम परसेंट में बात करते हैं इसमें, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर की। प्राइस सीलिंग ये होती है कि मैक्सिमम लीगल प्राइस क्या है जिस पे वो एक सेलर जो है वो अपना चार्ज कर सकता है,
किसी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट या किसी एक सर्विस के अगेंस्ट। सिमिलरली प्राइस फ्लोर क्या होती है कि मिनिमम कितना जो है वो चार्ज कर सकता है लीगली एक बंदा जो है वो अपनी उस सर्विस या उस गुड्स के लिए। ठीक हो गया। ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड को मैंने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, जब मैं बात कर रहा था कि बंदे को वही चीज़ ट्रेड करनी चाहिए, एक्सपोर्ट वगैरह ज़्यादातर उसी में करना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा मतलब जिसमें उसकी मिनिमम रिसोर्सेज लग के मैक्सिमम आउटपुट आ रही है, तो उसी को बंदा एक्सपोर्ट करे। ठीक है, मेन पर्पस ट्रेड का यही होता है कि आप जो है ना अपनी नीड्स को, डिमांड को जो है ना वो पूरा कर रहे होते हैं, तो उस वजह से आप ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट यानी अगर आपके पास इतनी प्रोडक्शन हो रही है उस चीज़ की इतनी अच्छे तरीके से तो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, और अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप फिर वो चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने अपनी डिमांड अपनी कंट्री की लोगों की पूरी करनी होती है। सॉरी। इसके बाद बात करते हैं टैक्स की। जो गवर्नमेंट है वो कुछ चार्ज करती है कुछ %, ठीक है, उन चीज़ों पे। ये सिंपल सा टैक्स होता है और ये जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जाता है, जहाँ पे फिर वो पैसों को यूज़ करती है, वो मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। वो बाज़ दफ़ा कंट्री के लोगों पे जो है वो जो मैंने पेमेंट्स की बात की थी उसमें ये कि आप जो है वो लोगों पे ही किसी तरीके से यूज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं। डैम्स हो गई, रोड्स हो गई, सर्विस हो गई, हेल्थ हो गई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग की। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि फ़र्ज़ करें, एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा कि आपके पास 30 है, क्या कहते हैं, टोटल समझ लें पैसे। ठीक है, ₹30 हैं आपके पास, $30 हैं। ठीक है, ये $30 आ गए आपके पास। ठीक है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ये प्राइसेस हैं 1 2 3 5 10 15 20, तो मैक्सिमम जो है वो आप 30 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है इसमें परचेज कर सकते हैं या क्या करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप कम्बिनेशन सब बना रहे हैं, आप 20 के साथ जो है 10 की भी कम्बिनेशन बना सकते हैं, आप 20 के साथ 5 का और 2 और 3 का भी बना सकते हैं। इस तरह 15 के साथ 10 का और 5 का भी बना सकते हैं, और आप 15 के साथ 5 का और 10 का, मतलब इस तरह से कम्बिनेशन आप बेसिकली बना रहे हैं। ठीक हो क्या, सिंपल सी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि देखें, आपके पास एक ज़मीन है, ठीक है, तो अगर आपके पास 2 लेबर हैं, ठीक है, जो उस पर फसल उगा रहे हैं, ठीक है, तो उन पे बहुत ज़्यादा वर्क का लोड होगा। ठीक है, अगर थोड़ी सी बड़ी ज़मीन है, लेकिन अगर आप बंदे ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बट एक पॉइंट आएगा, लाइक 15 एम्प्लॉयज़ फर्स्ट करें आपने हायर कर लिए हैं, तो वो आपकी मैक्सिमम है, यानी अब आपकी मिनिमम कॉस्ट आ रही है उस चीज़ पे। ठीक है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन आ रही है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद होगा ये कि अगर आप 15 एम्प्लॉयज़ के बाद आप उस पर एम्प्लॉयज़ बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो होगा ये कि 2-4 वेले बैठे रहेंगे, 2-4 गप्पे मारते रहेंगे आपस में। ठीक है, और आपको पैसे तो उनको देने पड़ेंगे, तो फिर उस लिमिट के बाद क्या होगा कि मतलब अगर आप 15 की जगह 20 कर दें, 20 के बाद 25 और फिर 30 कर दें, तो फिर ये होगा कि आपको 30 लोगों की सैलरीज तो देनी है, और प्रोडक्शन उससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते जो आप 15 से निकाल रहे थे, 15 लोगों के यूज़ करने से। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होता है कि आपकी एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपके लेबर्स इतने होते हैं, जहाँ पे आपकी इन चीज़ों की वेजेस और ये सारी चीज़ों को अगर आप कॉस्ट लगाएं तो आपकी मैक्सिमम आउटपुट आ रही होती है। ठीक है, और ख़र्चा कम से कम हो रहा होता है, तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी कॉस्ट की। 3 टाइप की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, और फिर होती है टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है, एक आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि मेरे पास एक घर है, ठीक है, जिसको मैंने ऑफिस के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, अब मुझे उस घर का कुछ ना कुछ रेंट तो देना ही है, वो फिक्स है। ठीक है, अब कोई उसमें कुछ रहे ना रहे, लोग काम करें ऑफिस वाला ना करें,
ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट है, वो मुझे देनी ही देनी है। फिक्स कॉस्ट में आपने अगर आप बाहर कोई सिक्योरिटी रखी हुई है, लाइक आपकी सोसाइटी की सिक्योरिटी है, तो आपने उनको देना है। आपने पानी का बिल अगर आपका फिक्स आता है, ठीक है, तो वो आपका फिक्स कॉस्ट है, वो आपने देना ही देना है, आप यूज़ करें ना करें। तो ये सारी आपकी फिक्स कॉस्ट में आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? बाकी बिल्स वगैरह का, ठीक है, कि आप कितना यूज़ कर रहे हैं उतना होगा। लाइक बिजली अगर आपने यूज़ की है 100 यूनिट, तो आपने 100 यूनिट का देना है, वो चेंज होता रहेगा। वो 200 यूनिट्स पे जाएगा, आपका बिजली का बिल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपने ऑफिस में 15 एम्प्लॉयज़ रखे हैं, तो आपकी 15 लोगों की वेजेस जाएंगी। आपने 25 लोग रखे हैं, तो 25 लोगों की वेजेस जाएंगी, ठीक है। तो 25 लोगों की सैलरीज और 10 लोगों की या 15 लोगों की सैलरीज डिफरेंट होंगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। ये जितनी जितनी ज़्यादा होंगी चीज़ें, मतलब लोग ज़्यादा होंगे उतने उतने, या जितनी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी उतना आपके कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट ही रहेगी। टोटल कॉस्ट क्या होती है? आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो होता है सम, दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल भी दे दी है आपके सामने, अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये आपकी जो है वो फिक्स कॉस्ट है, ब्लू लाइन जो है, ठीक है, ये कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे मैंने आपको घर की एग्जांपल दी है कि वो आपकी वही रहनी है। 20,000 का अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है घर, तो आप उसको 12 मंथ तक आपने उस पर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो फिक्स ही रहेगी। आप उसमें किसी को भी ना ठहराएं, या मतलब 100 बंदे उस ऑफिस में काम करें, ठीक है, आपने तो फिक्स कॉस्ट तो देनी देनी है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तो जीरो कॉस्ट आ रही है। जैसे जैसे आप बंदे बढ़ाना शुरू करेंगे, आपकी कॉस्ट ऊपर जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होगी कि जी आपने दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ से टोटल कॉस्ट इसलिए यहीं से स्टार्ट हो रही है। टोटल कॉस्ट ये वाली है, ठीक है, सियान कलर की जो है, ये जो ऊपर जा रही है, इसमें देखें कि ये यहाँ से फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा, ठीक हो गया। आई होप कि आपको आज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो फील फ्री टू आस्क। इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इस चीज़ को डिस्कस करेंगे फर्दर, ताकि हम फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स को वाइंड अप करके फिर उससे नेक्स्ट चीज़ यानी मैक्रो के सेकंड फेज पे जंप कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।